एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इनमें फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? आहार एवं पोषण विज्ञान नाम है। ठीक है, उसमें आज जो है हम पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मतलब ये आज आपकी 5वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, अगर आपने इसके पहले का जो है सिलेबस का वीडियो और इसके पहले की 4 क्लासें और नहीं देखी हैं, तो आप चैनल पे जाके उन सारी क्लासों को और इस सिलेबस की क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो आपका 5वां प्रश्न होने वाला है वो किस प्रकार का होने वाला है। पूछा गया है कि आहार नियोजन के लिए आवश्यक प्रारूपों के विषय में लिखते हुए उन प्रारूपों का रेखांकन कीजिए। 25 वर्ष की युवती के लिए 1 दिन की आहार सूची बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आहार नियोजन के लिए जो आवश्यक प्रारूप के विषय होते हैं उनको आपको लिखने हैं। ठीक है, उनको लिखने हैं और उन प्रारूप को रेखांकन, मतलब कि आपको एक क्या बोलते हैं ये, अरे क्या बोलते हैं भाई, जो 2-3 खाने में बनाया जाता है, अरे मतलब एक ग्राफ पूरा उनको तैयार करके दिखाना है। और एक 25 साल की युवती, मतलब एक महिला के लिए जो है क्या करना है आपको, उसके पूरे दिन की आहार की सूची बनानी है, मेनू बना के आपको दिखाना है कि उसको एक दिन के आहार में क्या-क्या लेना चाहिए। ठीक है? तो इसका आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आहार की गणना के पश्चात दिन भर के लिए आहार का आयोजन किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि पहले तो हम आहार की गणना करते हैं, उसके पश्चात जो है देखते हैं कि दिन भर में उसको कौन-कौन से आहार खाने हैं, इन सारी चीज़ों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक समय में ली जाने वाली खाद्य संरचना तालिकाओं का उपयोग कर उसमें पोषक तत्वों की मात्रा निकाल ली जाती है। मतलब कह रहे हैं कि प्रत्येक समय जो है ली जाने वाली खाद्य संरचना, जो भी हम खाते पीते हैं, ठीक है, उनकी तालिकाओं का उपयोग करते हैं और उनमें से जो पोषक तत्व की मात्रा होती है उनको हम निकालते हैं। ठीक है, आगे बात करें, इनका कुल योग का प्रस्तावित दैनिक मात्राओं में इनकी तुलना की जाती है। मतलब कह रहे हैं जो इनका कुल योग होता है सभी को जोड़कर जो प्रस्तावित दैनिक मात्राएँ होती हैं, मतलब जो बताया जाता है कि एक दिन में कितना उनको खाना चाहिए, उसी के अनुसार जो है उनकी तुलना की जाती है कि कितना इनको खाना खाया जाना चाहिए और ये कितना खा रहे हैं। ठीक है, यदि अंतर अधिक होता है तो खाद्य पदार्थों की मात्रा में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। मतलब कह रहे हैं, या अगर कहीं पे आपको ये देखने को मिला कि इनको इतना ही खाना है, ठीक है, मान लीजिए 1500 कैलोरी खाना है, लेकिन के खा कितने रहे हैं, 3000 कैलोरी। 3000 बहुत ज़्यादा हो गया, 2200 कैलोरी मान लेते हैं खा रहे हैं। या मान लीजिए उनको 1500 खाना है, वो 1200 ही खा रहे हैं, तो ये अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी जो तालिका है उसमें हमें संशोधन करना होगा, उनके भोज्य चीज़ों में क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। साथ ही यह बात भी ध्यान में रखी जाती है कि आहार में सभी भोज्य समूहों में से उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ चुने जाते हैं। मतलब कह रहे हैं साथ में हमें ये बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आहार में जो सभी भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, समूह में से उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ चुने जाते हैं। जो आहार का समूह बताया गया था, अगर आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा तो देखिए, उसमें हमने आहार के कुछ समूह बताए थे। ठीक है, 4 से 5 समूह वहाँ पे बताए गए थे। तो उसमें से कुछ ना कुछ जो है, पाँचों समूह में से कुछ ना कुछ हमें निकाल के उसके दिनचर्या में रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसको खिलाना पड़ता है। ठीक है, इससे तैयार होने वाला आहार संतुलित रहेगा। और जब उस क्या बोलते हैं, समूह से जब आप भोजन तैयार करते हैं, उस समूहों में से चीज़ों को निकाल के आप जब तैयार करते हैं, तो वो जो आहार तैयार होता है, वो संतुलित आहार रहता है। प्रत्येक भोज्य समूह में से खाद्य पदार्थ का चुनाव उस व्यक्ति से भी करवाया जा सकता है, जिसके लिए आहार आयोजन किया जाता है। मतलब कह रहे हैं, आप उसके सामने वो पाँचों वर्ग के समूह रख दीजिए और उसमें से उस व्यक्ति को भी बुला सकते हैं आप, जिसको भोजन करना है, ठीक है? फिर वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है, उन चीज़ों को चूज़ कर सकता है कि हाँ, मुझे मान लीजिए किसी को दही नहीं पसंद है, तो दही की जगह पे वो पनीर ले सकता है, खीर ले सकता है, दूध का बना कुछ भी ले सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार से 2 तरह की तालिकाएँ आहार आयोजन के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है? यहाँ पे 2 तरह की तालिकाओं का बात किया गया है। पहली तालिका यहाँ पे बताई गई है आहार आयोजन तालिका, ठीक है? दूसरा बताया गया है भोजन का स्वरूप, ठीक है? उपयुक्त डाइट प्लानिंग शीट में आईसीएमआर द्वारा भारतीय संदर्भ में जो 6 भोज्य बताए गए हैं, उनमें से उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ चुनकर लिए जाते हैं। ठीक है? ये 6 भोज्य समूह निम्न चित्र में समझे जा सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डाइट प्लानिंग शीट होती है आईसीएमआर द्वारा भारत के संदर्भ में जो है, भारत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 6 भोज्य बताए गए हैं। ठीक है? 6 चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है और
उनमें से उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ चुने जाते हैं, ठीक है? उनकी मात्रा की उचित मात्रा चुनी जाती है। ये 6 भोज्य समूह निम्न चित्र में समझे जा सकते हैं। यहाँ पे चित्र बताया गया है, उन चित्रों में आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? आगे लिखा है, साथ ही खाद्य पदार्थ की वर्तमान कीमत भी इसमें लिखी जाती है। मतलब कह रहे हैं साथ में आपको जो इसकी वर्तमान कीमत होती है प्रेज़ेंट टाइम में, उनकी भी चर्चा यहाँ पे की जाती है। मीट पैटर्न, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मीट पैटर्न भी इनमें लिखी जाती है। मील पैटर्न वाली, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मील पैटर्न वाली दूसरी तालिका से खाद्य पदार्थ को देने का समय एवं उसके पोषक तत्वों की गणना की जाती है। मतलब कह रहे हैं अभी आपको दूसरी तालिका मील पैटर्न वाली दूसरी तालिका आपको दिखाई जाएगी। उसमें ये बताया गया है कि किस समय जो है किस आदमी को क्या भोजन देना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो आपके 6 भोज्य बताए गए हैं वो कौन-कौन से बताए गए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ये आपको ग्राफ आई होप दिख रहा होगा, ठीक है? दिख रहा है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो कुछ भी हो आप बता सकते हैं। पहला यहाँ पे जो बताया गया है भोज्य वो बताया गया है, इसमें दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली समूह 4 से 6 वर्गीज़ बताए गए हैं, ठीक है? दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है, ये बताया गया है कि हरे व पीले फल व सब्जियों का समूह जो है 1 वर्गीज़ से अधिक होना चाहिए। तीसरा जो यहाँ पे बताया गया है कि विटामिन सी से युक्त फल व सब्जियों का समूह 1 वर्गीज़ का ये कर वर्गीज़ या उससे अधिक का होना चाहिए, ठीक है? चौथा जो भोज्य यहाँ पे बताया गया है अन्य फलों व सब्जियों का समूह 2 या 2 से अधिक का होना चाहिए, जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी का ऑलरेडी बता दिया गया है। पाँचवा जो यहाँ पे बताया गया है भोज्य वो बताया गया है कि अनाज व ब्रेड का समूह 6 से 12 वर्गीज़ होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे जो आपका छठा बताया गया है वो कुछ इस प्रकार से बताया गया कि वसा व शक्कर का समूह जो है 25 से 25 ग्राम दोनों होना चाहिए, ठीक है? 25-25 ग्राम वसा भी होनी चाहिए और 25 ग्राम शक्कर भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें डेली फूड आपका गाइड है, ठीक है? आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इनकी गणना यहाँ पे दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। 1 मिनट। यहाँ पे लिखा है पोषण मूल्य की गणना, ठीक है? यहाँ पे खाद्य पदार्थ के बारे में बताया गया है, ठीक है? सामग्री के बारे में कि आपको क्या लेना होगा, कितनी मात्रा में लेना होगा, उनसे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, कितना प्रोटीन प्राप्त होता है, कितना वसा प्राप्त होता है, कितना कार्बोज प्राप्त होता है, कितना लवण प्राप्त होता है, कितना लोहा प्राप्त होता है, कितना लौह लवण प्राप्त होता है, और यहाँ पे कौन-कौन सी विटामिन्स किन-किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे पूरा पढ़ने से अच्छा है, एक को हम पढ़ के बता दे रहे हैं। उबला हुआ अंडा ले लेते हैं। उबला हुआ अंडा जो है, ये आपका खाद्य पदार्थ है, ठीक है? सामग्री इसमें अंडा लगती है, केवल अंडा लगता है। दूसरा यहाँ पे इनकी मात्रा जो है किलो कैलोरी में कितना होती है, 50 होती है, ठीक है? ऊर्जा यहाँ पे ग्राम में कितना मिलती है, 86.5, ठीक है? प्रोटीन ग्राम में यहाँ पे कितनी मिलती है, 6.65। वसा यहाँ पे ग्राम में कितनी मिलती है, 6.65। ये किससे, उबले हुए अंडे से मिलती है। कार्बोज यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है। लवण कैल्शियम आपको 30 एमजी मिलता है, ठीक है? लौह लवण जो है यहाँ पे 1.05 एमजी मिलता है। विटामिन ए 300 एमजी मिलती है। विटामिन बी1 जो है 0.05 एमजी मिलती है। विटामिन बी2 जो है कितना, 0.2 एमजी मिलती है। और विटामिन बी3 0.05 मिलती है। और विटामिन सी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आप ये पूरी गणना कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट में आपको यहाँ पे टोटल बता दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे गणना करके ये देख सकते हैं आप, ये टोटल यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये आप देख लीजिए, और मर्जी कहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो लिखा है उपयुक्त तालिका में कैलोरी एवं प्रोटीन दोनों ही दर्शाए गए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि कैलोरी और प्रोटीन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आवश्यकता अनुसार वसा, हाइड्रेट्स, ठीक है, खनिज लवण व विटामिन्स की मात्रा भी निकाली जा सकती है। यहाँ पे कह रहे हैं सभी चीज़ों की मात्राएं बताई गई हैं, आप इच्छा अनुसार उन चीज़ों को निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अ, क्या कर सकते हैं, एक हल्का कार्य करने वाले पुरुष के लिए सुबह के नाश्ते के पोषण मूल्य की गणना हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। मील पैटर्न वाली तालिका बनाते समय विशेष कई बातें ध्यान रखी जाती हैं। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखी जाती हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो देखते हैं हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। पहली जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है सुबह सोकर उठने तथा रात को सोने के समय
का ज्ञान, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये होती है कि व्यक्ति का व्यवसाय, जिससे यह पता चल सके कि भोजन करने के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहता है, मतलब कि उसके व्यवसाय के बारे में आपको पता हो, जिससे ये होगा कि हाँ भाई 2 बजे इंटरवल होता है तो 2 बजे ये भोजन करेगा, सुबह 9 बजे उसको ऑफिस जाना होता है तो 9 बजे जो है नाश्ता करके जाएगा, शाम को 5 बजे लौट के आता है तो यानी 8 से 9 के बीच में जो है वो फिर भोजन करेगा। तो इस प्रकार से उसके समय भी पता होना चाहिए, तथा क्या वह व्यक्ति हर 2 से 4 घंटे के अंतराल पर थोड़ा-सा कुछ लेने की स्थिति में रहता है अथवा नहीं। और ये भी आपको पता रहना चाहिए कि 2 से 4 घंटे के बीच में जो उसको थोड़ा बहुत गैप मिल पाता है कि थोड़ा बहुत कुछ खा पी सके, ठीक है? इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली यहाँ पे होती है, वो होती है भोजन पकाने के लिए पर्याप्त समय व सुविधा उसके पास उपलब्ध है अथवा नहीं। मतलब कह रहे हैं कि जो भोजन उसको ग्रहण करना, उसको पकाने के लिए उसके पास समय है, ठीक है? अगर समय है, पर्याप्त समय है, या उसके पास पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं या नहीं, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इनके अभाव में सरल तथा जल्दी बनाने वाले व्यंजक ही सम्मिलित होंगे रहेंगे करने होंगे। मतलब कह रहे हैं कि अगर इनका अभाव देखने को मिलता है, ये कम समय उसके पास मिलता है या कम साधन है उसके पास, तो उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ता है, कम पकने वाले भोजन, ठीक है? क्या जो जल्दी से पक जाते हैं, उन प्रकार के भोजनों को उनके आहार तालिका में शामिल करना होगा। जो चौथी बात ध्यान में रखनी होती है, वो होती है कि सम्मिलित किए जा रहे व्यंजकों के लिए उस व्यक्ति की ग्राह्यता क्या है? मतलब कह रहे हैं कि जो भोजन सम्मिलित किए जा रहे हैं, उसमें उसका इंटरेस्ट कितना है, कैसा है, वो पचा पाएगा, नहीं पचा पाएगा, इन सारी बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? अब आगे बात करते हैं इस तरह से उपयुक्त दोनों तालिकाओं के उचित उपयोग से किसी भी आयु वर्ग, आय वर्ग, ठीक है, आयु वर्ग या आय वर्ग व शारीरिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए संयुक्त आहार का नियोजन किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं किसी भी आदमी के लिए आप कर सकते हैं। अब जो आपका आखिरी प्रश्न था कि 25 वर्ष के लिए, तो 25 वर्ष की युवती के लिए एक दिन की आहार सूची हमें यहाँ पे बताना था, वो हम दिखा रहे हैं। आईसीएमआर की सैंपल मीनू, ठीक है? यहाँ पे हम आईसीएमआर की सैंपल मीनू दिखाते हैं। एक 25 वर्ष की युवती के लिए एक दिन की आहार सूची इस प्रकार होगी, ठीक है? यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से होगा। पहले तो यहाँ पे आपको एक खाना बनाना होगा, खाना कह रहे हैं सॉरी, मतलब कि एक क्या बोलते हैं, लाइन बनानी होगी, उसमें बताना होगा भोजन का समय। दूसरा, भोजन का नाम बताना होगा, फिर भोज्य पदार्थ बताने होंगे, ठीक है? और उसके बाद क्या मेरे प्यारे दोस्त, मात्रा आपको यहाँ पे बतानी होगी, ठीक है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे पता चल गया। नाश्ते में उसको क्या-क्या देना होगा, तो पहले तो आपको दूध देना होगा, ठीक है? दूध आपका भोज्य पदार्थ लगता है और ये आपको 200 ग्राम देना होगा, ठीक है? दूसरा यहाँ पे बताया गया है टोस्ट और मक्खन, मतलब आप दे सकते हैं, ये दोनों एक साथ रहेंगे, टोस्ट, मक्खन एक साथ में रहेगा। ब्रेड और उसमें मक्खन लगा दिया जाए, या रस उसमें मक्खन लगा दिया जाए, ठीक है? उसके लिए क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, शर्करा की ज़रूरत पड़ेगी, डबल रोटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और उसके बाद 4 स्लाइस, ठीक है? 4 स्लाइस आपको चाहिए। डबल रोटी की 4 स्लाइस चाहिए। यहाँ पे मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 1 चम्मच 15 ग्राम, ठीक है? उसके बाद 100 ग्राम, फिर आवश्यकता अनुसार 17 ग्राम, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मात्रा आपको बताई गई हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आगे भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिया गया है अंडा, ठीक है? अंडा बताया गया है तीसरा, और यहाँ पे अंडा शामिल किया जाएगा कितना, 32 ग्राम आपको बताया जाएगा। ये उबला हुआ होना चाहिए, ठीक है? अब बात करें फल, तो फल भी यहाँ पे बताया गया है। फल में क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, फल में एक केला रख सकते हैं, ठीक है? वो कितना, 40 ग्राम का होना चाहिए। अब बात करते हैं दोपहर के भोजन के बारे में। दोपहर का भोजन यहाँ पे दिया गया है, गेहूँ की रोटी होना चाहिए, जिसमें आटा और घी 2 लगता है। पहले तो आटे की रोटी बनी हो, ऊपर से घी लगा हो, ठीक है? 100 ग्राम यहाँ पे जो है, और 20 ग्राम, 100 ग्राम आटा होना चाहिए और 20 ग्राम घी होना चाहिए। दाल जो है किसकी, मूँग की दाल हो सकती है, ठीक है? साथ में मसाले हो सकते हैं, तो 55 ग्राम दाल उसको चाहिए, और आवश्यकता अनुसार आप मसाले लगा सकते हैं जितना उसको पसंद हो, ठीक है? चावल तीसरे नंबर पे यहाँ पे रखना चाहिए, चावल के साथ चावल और नमक, ठीक है? चावल प्लस नमक होना चाहिए, और ये भी कितना, 50 ग्राम चावल उसके सामने आना चाहिए, ठीक है? अब चौथे नंबर पे ध्यान में रखना है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ उसके साथ होनी चाहिए। उनमें से कौन-कौन सी हो सकती हैं, पालक हो सकती हैं, हरी पत्तेदार सब्जी या सूखी सब्जी भी हो सकती है, आलू हो सकती है, और साथ में मसाले, 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें से जो आपको
मेरे प्यारे दोस्त पालक है वो 114 ग्राम रखना होगा, आलू 40 ग्राम और मसाले आपको इच्छानुसार रखने होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं रसेदार सब्जी उसके साथ में होनी चाहिए, जिसमें टिंडे की सब्जी हो सकती है, ठीक है, और मसाले हो सकते हैं, ये 40 ग्राम होना चाहिए और मसाला इच्छानुसार हो सकता है। फिर उसमें बताया है दोपहर के भोजन में आपको सलाद सम्मिलित करना होता है। सलाद में क्या क्या होता है, टमाटर होता है, मूली होता है, प्याज होता है, नींबू होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये 50 ग्राम चल जाएंगी। अब बात करते हैं जो आपकी 7वीं नंबर और आखिरी चीज़ होगा वो होगा दही, और दही के साथ आपको चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। 50 ग्राम दही हो और 15 ग्राम उसमें चीनी होनी चाहिए। ये आपका दोपहर का भोजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं शाम की चाय। शाम की चाय में उसको क्या क्या मिलना चाहिए। शाम की चाय यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो उसको चाय चाहिए। चाय में दूध और शक्कर लगती है, तो दूध 23 ग्राम होना चाहिए और 25 ग्राम चीनी होना चाहिए, तो टोटल आपका जो है ये करीब 48 ग्राम के आसपास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नमकीन मिलना चाहिए, नमकीन सेव, ठीक है। इसमें आपका बेसन लगेगा, तेल लगेगा, मसाले लगेंगे, सेव लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नमकीन बना सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। तो टोटल 30 ग्राम बेसन लगेगा, 10 ग्राम सेव लगेगा, मसाले अपने इच्छा अनुसार और 45 ग्राम सेव लगेगा, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रात्र के भोजन की। उसके रात्र का भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। गेहूँ की रोटी होनी चाहिए। रोटी में क्या वही चीज़ आटा और घी होना चाहिए। 150 ग्राम आटा, 12 ग्राम घी होना चाहिए। सूखी सब्जी होनी चाहिए जिसमें आलू मसाले होने चाहिए, मटर होने चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें पड़ सकती हैं। 25 ग्राम आलू हो सकती है, इच्छानुसार मसाला, और 15 ग्राम मटर हो सकता है। उसके बाद गीली सब्जी जिसे रसेदार बोलते हैं, ठीक है, या और भी नाम दिया जाता है। तो इसमें जो है क्या हो सकता है, बैंगन का भरता हो सकता है, ठीक है, बैंगन और मसाले हो सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो ये आपका 25 ग्राम यहाँ पे चल जाएगा। अब बात करते हैं अचार। अचार जो है क्या होना चाहिए, चौथे नंबर पे अचार, कैरी का अचार होना चाहिए, जो है इसमें ये 10 ग्राम आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा है कि एक 25 वर्षीय युवती को पौष्टिक आवश्यकता प्रतिदिन इस प्रकार की होती है, ठीक है। अनाज कितना हो जाता है, टोटल 400 ग्राम हो जाता है। दाल कितनी हो जाती है, टोटल 85 ग्राम हो जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां 114 ग्राम हो जाती हैं, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां कितनी हो जाती हैं, 114 ग्राम हो जाती हैं। आगे यहाँ पे जड़ वाली सब्जियाँ जो हैं वो कितनी हो जाती हैं, 85 ग्राम हो जाती हैं। अन्य सब्जियाँ वो भी 85 ग्राम हो जाती हैं। फल कितना हो जाता है, 85 ग्राम हो जाता है। दूध या उससे बनी हुई वस्तुएं कितनी हो जाती हैं, 273 ग्राम हो जाती हैं, 273 ग्राम्स हो जाती हैं। शक्कर या गुड़ जो है 57 ग्राम हो जाता है। तेल या फिर घी जो है 85 ग्राम हो जाता है। तो ये इस प्रकार का 25 साल की युवती के लिए भोजन जो है आप भोजन मेनू तैयार कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।